नहीं हूँ, मैं आपका स्पोक्स पर्सन हूँ, आम जनता का स्पोक्स पर्सन हूँ। और सुनिए, भारत को संविधान मिलने के बाद ही कोई राजा नहीं रहा, सब बराबर हो गए। तो हम बात करेंगे संविधान के दायरे में रहकर आज़ादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया था। अब ये बादशाह के बारे में मैं बोलूँ, उनका स्पोक्स पर्सन बोलूँ, मैं नहीं बन सकता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ। ये अभी मैं इम्तियाज साहब जो है ना, ये जितने बड़े कंपनी के लोगों ने 8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया, 1500 करोड़ के करीब ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब बीआरएस पार्टी को दिया, डीएमके को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, आरजेडी को दिया। मगर इन तमाम लोगों में ये जो खरीदार थे, ये बिकने तैयार हो गए। खरीदार इनको खरीद लिया और हमारी बैड लक बोलिए या गुड लक बोलिए, हमको एक पैसा नहीं मिला, मगर फिर भी हमारे गले में सांप है बी टीम का। ये तमाम के तमाम बिकने तैयार हो गए, बड़ी जो बोली लगाया। अच्छा, हैरत की बात ये है कि आप और हम जानते कि गरीब बर्बाद होता, किसान बर्बाद होता है किसमें? लॉटरी में। लॉटरी देने वाला 1300 करोड़ रुपए देता है। क्या है भाई, ये तो इनकी लॉटरी उठ गई। अच्छा, कोई भी जो दिए, इतने बड़े बड़े जो सेठ लोग दिए, सेठ लोग तो फ्री में नहीं दिए ना, कि सेठ लोग ये बोल के नहीं दिए कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, उसके लिए दे रहा हूँ। सेठ लोग इसलिए दिए कि आपको अगर 100 करोड़ का बॉन्ड मिला तो सेठ बोला कि सेठ उसमें एक जीरो बढ़ा के मेरे को काम देना। फ्री लंच नहीं है। 100 करोड़ दिए, 1000 करोड़ का उनको फायदा हुआ। कोई 300 दिया तो 3000 करोड़ उसको दिए। इसको ये क्विड प्रो क्यो जो बोलते सब सबको हुआ है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सही करार दिया। मगर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बार बार ये बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाए हैं उनसे वसूल करूंगा, या तो खा के हजम करके डकार ले रहे। आप बताओ, 8,000 करोड़ रुपये, 8,000 करोड़, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का भी बजट इतना नहीं है, उतना बजट नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसमें इस हमाम में पूरे पार्टियां नंगे सिवाय एमआईएम पार्टी के। हाँ, 80-90% तेलंगाना जो बॉन्ड खरीदे ना पूरे हैदराबाद में, और हैदराबाद के एमपी को सुक्का मार दिए। आने पूरे के पूरे तालाब से पानी लेके चले गए, हम ही प्यासे रह गए। अरे ऐसी क्या बात है कि हमको खरीद नहीं सके? आप सोचो बात, हमको खरीद नहीं सके, ये सब के सब बिक गए। देखो आप, यूपी के बदायूं में 2 बच्चों का मर्डर होता है, गुरुग्राम में एक जाकिर नामी शख्स को काउंटर पे मारा जाता है। देखिए, वो जो वाकया हुआ है वो एक क्रिमिनल वाकया है, और उसकी हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में उसका कंडेम करते हैं कि मासूम बच्चों का कत्ल करना ये कोई इंसान नहीं कर सकता, और इस तरह से उनको कत्ल करना, उनको मारना, हम उसका कंडेम करते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट्स है, अदालत है, कानून है, तो कानून से उनको पनिशमेंट दिलाओ। आप रूल ऑफ लॉ से देश को चलाइए, रूल ऑफ गन से मत चलाइए। मगर वो जो ट्विन मर्डर हुए, हम उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे में उसका कंडेम करते हैं। अभी तो हम हैदराबाद, औरंगाबाद
और किशनगंज से अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में और कहां पर लड़ेंगे ये इम्तियाज साहब आपको बता देंगे, खुले तौर पे बताएंगे या अनऑफिशियली बताएंगे। हाँ, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं इनके। तो बिहार के ताल्लुक से भी अख्तरुल ईमान साहब और यूपी के ताल्लुक से हमारे शौकत साहब बताएंगे आप। मेरे क्या करना है, किससे मिले जाके, मैं क्या बोलूं उस बारे में। मगर ये है कि मेरे को याद आ रहा है एक टीवी स्क्रीन, उसमें वीडियो याद आ रही मेरे को, तो नहीं मालूम शायद पिक्चर वो खत्म हो गई अभी। हाँ, वो जो समाजी सोशल बाइकआउट की धमकी दी जा रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है और वहाँ के प्रदेश की सरकार को इसको रोकने की ज़रूरत है। ये सोशल बाइकआउट अनटचेबिलिटी संविधान में इलीगल है, ये गलत है ये, और ऐसा होना बहुत गलत है। मैं भी पार्टी हूँ उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि CAA को आपको NRC और NPR से जोड़ के देखना है। हमने जब मैं और इम्तियाज जलील साहब ने उस बिल को फाड़ा था और हमारी पार्टी की तरफ से हमने कहा था कि CAA को अकेला मत देखिए, आप NPR NRC बनाएंगे, तो उस वक्त के होम मिनिस्टर और अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि OECD इस देश में NPR NRC आएगा, हमारे मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए, मीडिया के लोग आपके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए, क्योंकि NPR NRC होगा तो उसमें जैसा यहाँ पर ये कौन सा इलाका है ये रशीदपुरा में यहाँ का ऑफिसर यहाँ की लिस्ट बनाएगा नामों की, और नासिर सिद्दीकी के नाम को कोई डाउटफुल बोल देगा तो इनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि इनको बताना पड़ेगा। और इस देश में खाली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5%। आधार कार्ड आप लोगों ने है, आधार कार्ड जाके घर को देखो, पीछे लिखा हुआ है कि वो भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो ये लोग बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। इनका असल मकसद ये है कि CAA को लागू करके NPR NRC कराई जाए, ताकि इसमें अल्पसंख्यक समाज को अपने ही देश में परेशान कर दिया जाए। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या जब ये अभी जो अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर थे, क्या नाम उनका, अभी जो मिनिस्टर है, हाँ नहीं वो आसाम, उन्होंने रिटर्न जवाब दिया था पार्लियामेंट में 2014 में कि NPR NRC होगा। अभी आसाम में जो NRC हुआ उसमें 19 लाख लोग के नाम नहीं आए, जिसमें से 11 लाख हमारे हिंदू भाई बहन। उनको आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है कि उनको हम CAA से सिटीजनशिप दे देंगे। वो जो 1 लाख 1.5 लाख मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लेना पड़ेगा। हम कभी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू भाई, सिख भाई आ रहे हैं, ईसाई आ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देने के खिलाफ नहीं रहे। बीजेपी ये बता दे कि क्या उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते थे, दे सकते थे। और फिर ये जो इनका जो मामला है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं, भाई श्रीलंकन तमिल्स का क्या होगा? श्रीलंकन तमिल्स भी है, टिबेटियंस भी है, हाँ नहीं, उनका आप क्या करेंगे? अच्छा, जिनको आप सिटीजनशिप देंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आ गए, उनको दलित स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा? उनको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? और फिर ये कट ऑफ डेट क्या लिखे 2014, यानी उसके बाद उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा क्या? तो ये
मकसद क्या है कि देश में NPR NRC करो और यहाँ के गरीबों को, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को और माइनॉरिटीज को परेशान करो। ये इनका असल मकसद है।